नमस्कार दोस्तों, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के इस प्राइम टाइम एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आज स्थापित हुए 34 साल हो गए और इन 34 सालों में हमने ग्रेटर नोएडा के विकास की यात्रा को देखा है। इन यात्राओं में कुछ खट्टे, कुछ मीठे अनुभव रहे, कुछ बहुत अच्छी बातें हुई, तो कुछ अच्छी बातों के बाद बहुत दर्द भरी बातें भी हुई, जिनमें यहाँ पर फ्लैट बायर्स की समस्या एक मेन मुद्दा रहा। किसानों के जो अधिग्रहण हुई जमीनें, उसके भुगतान को लेकर भी कई समस्या रही। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम परिचर्चा करेंगे, क्योंकि इन सब के अलावा आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपना 34वां स्थापना दिवस मनाने से चूक गया, या फिर यूं कहें कि विगत 6 महीने में आए हुए सीनियर मैनेजमेंट में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, या जानकारी नहीं दी गई। क्या बातें रही यह हमें नहीं पता, किंतु स्थापना दिवस के 34वें साल में प्राधिकरण पर ऐसे कोई घोषणाएं नहीं हुई जिनसे यह लगे कि प्राधिकरण जनता को कोई तोहफा देना चाहता था, या प्राधिकरण इस दिवस को याद करना चाहता था। इस पूरी परिचर्चा के लिए मेरे पास आज विशेष मेहमान हैं। मेरे पास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के फाउंडर, सीईओ और चेयरमैन श्री योगेंद्र नारायण जी हैं। मेरे साथ वकील और समाज सेवी पारुल चौधरी जी हैं। मेरे साथ नेफोवा सामाजिक कार्यकर्ता दीपांकर कुमार जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करूं, अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे नोटिफिकेशंस, एनसीआर खबर की सारी समाचार लगातार मिलते रहें। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर। योगेंद्र सर, सबसे पहले आपसे सवाल है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद जब बनाने का विचार आया तो उसको लेकर क्या क्या आइडिया थे, क्या क्या चीजें थी, वो थोड़ा सा आप बताइए, फिर अगले मुद्दे पे आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 में ये सोचा कि नोएडा को हम इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है और इतनी डिमांड है यहाँ पर जमीन की और इंडस्ट्रीज की कि एक और इसी तरह का प्राधिकरण स्थापित किया जाए। तो मुझे याद है 1991 में मुझे टेलीफोन आया चीफ सेक्रेटरी का कि आपको सरकार विचार कर रही है नियुक्त करने के लिए एज द फर्स्ट चेयरमैन, और आप क्या राजी हैं? मैंने कहा हाँ। तो उस समय ग्रेटर नोएडा के का ना ऑफिस था, ना कोई कुर्सी थी, ना मेज थी, ना चपरासी था, ना टेलीफोन। तो हम पहुंच गए तो हमारे जो नोएडा के चेयरमैन थे, एक मिस्टर हेमंत कुमार थे, वो बहुत सहयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने अपने ही ऑफिस में एक सोफा सेट दे दिया, एक टेलीफोन दे दिया कि साहब आप यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया, और सबसे पहले ये हुआ कि ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि एक बहुत ही आधुनिक शहर बने और बिल्कुल मॉडर्न एमिनिटीज हो, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक नए शहर की वो पूरी तरह से हो। तो हम लोगों ने नोएडा की व्यवस्था को भी अध्ययन किया, और फिर हमने सोचा कि थोड़ा आधुनिक बनाने के लिए हम अपने राज्य सरकार के टाउन एंड विलेज प्लानर से ना अनुरोध करें इसका पूरा नक्शा बनाने के लिए। और हम लोग दिल्ली में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जो कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, सबसे उच्चतम संस्था है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, उनसे अनुरोध किया। और मैं डायरेक्टर एक मिस्टर रिबेरो थे, उनसे मिलने गया। तो उन्होंने ये राय दी कि साहब आप ऐसा करिए कि हमें भी बड़ा एक ये चैलेंज रहेगा नया शहर स्थापित करने का, तो आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को जिम्मेदारी सौंपिए इसकी बनाने की, ना कि किसी विशेष आर्किटेक्ट को या लैंडस्केप प्लानर को एक्सेट्रा। तो हम लोग सहमत हो गए और हम लोगों ने इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को दी। उन्होंने 6 महीने में इसका नक्शा बनाया, पूरे ग्रेटर नोएडा का नक्शा बनाया, सड़कों का और कहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स
ये कहाँ उद्योग लगेंगे, और उन्होंने हमें सौंपा, और इसके लिए सिर्फ उन्होंने 5 लाख रुपए लिए, और उन्होंने उनके पास तो सभी डिपार्टमेंट्स थे, लैंडस्केपिंग का था, इंफ्रास्ट्रक्चर का था, आपके हाईवेज का था, उनके पास सब एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है। तो उस आधार पर ये नक्शा तैयार हुआ। फिर हमें अप्रूवल लेना था, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उनसे भी अप्रूवल लिया, और उसके बाद काम शुरू किया। अब जब हमने राज्य सरकार से कहा कि कुछ इनिशियल शुरुआत में कुछ पैसा दे दीजिए, शुरू तो करें हम, स्टाफ तो है नहीं। तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं, आप इसको रेस करिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी एक नई चीज है कि किस तरह पैसा इकट्ठा किया जाए। तो उस समय सबसे पहले हम लोगों ने अल्फा जो सेक्टर है इस समय, अल्फा सेक्टर, उसका सोचा कि चलो तो उसमें हम लोगों ने करीब 3000 प्लॉट्स की प्लानिंग करी कि हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटेंगे, और हमने एडवर्टाइजमेंट दिया प्रमुख अखबारों में, दिल्ली के और एनसीआर के, और हमने स्पष्ट लिखा कि देखिए ये ग्रेटर नोएडा जो नई प्राधिकरण आई है और स्थापित कर रही है नया शहर, तो वही 40 किलो दूर है कनॉट प्लेस से, पर आप आमंत्रित हैं, आप प्लॉट्स खरीद सकते हैं। और 20-20 हजार रुपए उस समय हमने रिजर्व मनी मांगा उनसे, बुकिंग मनी, यानी आप बुक कर रहे हैं प्लॉट। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसमें 4000 एप्लीकेशंस आ गई, और उससे वो जो मिले, तो जो हमने अधिग्रहण का नोटिफिकेशन किया था, तो हमने सबसे पहले पैसा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिया अधिग्रहण के लिए। उन्होंने कहा कि साहब वो ठीक है, पर हमें कुछ 6 महीने में दे दीजिएगा वापस। तो ये जो रिजर्व प्राइस मिली हमें हर एक प्लॉट की 20,000 की रिजर्व प्राइस, तो वो हमने इतना पैसा आ गया कि हम दे पाए उसको। और उसमें 4000 एप्लीकेशंस में बहुत लोगों ने कहा कि साहब हम देखना चाहते हैं कि प्लॉट कहाँ है। तो जब हमने कहा कि जरूर आइए, एक हमने बस अरेंज की कि जो भी आएगा हम दिखाएंगे। तो बहुत लोग जब देखने गए तो उन्होंने तो खेत देखे, प्लॉट तो कटे नहीं थे। हमारी प्लानिंग में तो था, कागज में सब प्लॉट्स कटे हुए थे, बट जमीन पर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब ये क्या है, हम वापस लेना चाहते हैं अपने पैसा। हमने कहा आप ले लीजिए, जो भी वापस लेना चाहे ले लीजिए, हमें कोई उसमें नहीं है, ये तो नई अथॉरिटी है, हम और करेंगे। तो उसमें से 4000 में से 400-500 ने वापस भी ले ली, पर बाकी ने अपना पैसा रखा इस उम्मीद में कि साहब उनको प्लॉट मिल जाएगा। तो इस तरह ये शुरुआत हुई। फिर हमने प्लॉट्स काटे, और उसके बाद उनको अलॉटमेंट भी हुआ। फिर एक बात ये आई कि इसमें जो सेक्टर्स हैं, यहाँ नोएडा में तो नंबर 1, 2, 3 सेक्टर, 61 सेक्टर, 40 सेक्टर है। उस समय बड़ी वैसी अजीब सी स्थिति चल रही थी राजनीतिक, कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट आती थी, वो पुराने नाम परिवर्तित करके अपने नेताओं के नाम रख देती थी। ये मैं लखनऊ में था, तो जैसे इंदिरा गांधी नगर था, तो उसका नाम कुछ और उपाध्याय नगर हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता था कि नाम परिवर्तित हो। तो मैंने सोचा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें तो किसी को कोई भी नाराजगी भी नहीं होगी, वही चलता रहेगा। तो इनके सेक्टर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा के आधार पर हम लोगों ने बांटे। आप लोगों को ताज्जुब होगा, उस समय तो आप लोग शायद पता नहीं थे कि नहीं, इतनी पतली सड़कें थी कि अगर मेरी कार निकलती थी उस सड़क से, तो या तो मुझे रोड के साइड में आना पड़ता था, या रोड के दूसरी कार को रोड। इतनी पतली थी, सूरजपुर से अगर कासना जाते थे तो 5-6 बार हमें उतरना पड़ता था, बहुत ही पतली। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा शुरू से कर देंगे तो आगे भी चलेगा। तो हम लोगों ने 6 लेन रोड्स नोएडा से सूरजपुर और सूरजपुर से कासना। तो जब अधिग्रहण शुरू हुआ 6 लेन का, तो बहुत लोग आए कि साहब यहाँ तो
एक ट्रक चलती है या एक बस चलती है, आप क्यों कर रहे हैं इतना 6 लेन? तो हमने कहा देखिए अगर ये चालू हो जाएगा, ये शहर चलने लगेगा तो इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बहुत इसमें जरूरत होगी। खैर एनीवे समझौता ये हुआ कि 6 लेन तो हमने अधिग्रहण किया, पर बनाई हमने शुरू में 4 लेन, जिससे कि और क्योंकि अधिग्रहित भूमि थी हमारे पास, जब भी हम चाहें तो इसको और बढ़ा देंगे। इस तरह से ये जो सड़कें आप देख रहे हैं अब, बड़ी चौड़ी सड़कें, ये उस समय की थिंकिंग थी कि और सोच थी कि ये तो बनना ही चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं देंगे तो लोग आएंगे नहीं। तो सड़कें बनी। फिर हम लोगों ने ये देखा, नोएडा का पूरा अध्ययन किया इसकी प्लानिंग का, कि इसमें क्या खराबियां थी, क्या अच्छाइयां थी। तो एक खराबी जो निकली वो ये थी कि जब भी कोई बिजली का कनेक्शन लेना चाहता था, टेलीफोन का लेना चाहता था, तो हर बार सड़क कटती और आवागमन रुक जाता था। तो हम लोगों ने सोचा ये तो उन्होंने बताया, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग है कि सड़कों के नीचे जगह जगह आप फ्यूम पाइप्स दे दीजिए नीचे, जिससे कि जो भी तार नया लगेगा, चाहे बिजली का हो, टेलीफोन का हो, किसी का हो, तो फ्यूम पाइप से नीचे ही ले जाएंगे, सड़क काटने की जरूरत नहीं होगी। तो एक तो वो हम लोगों ने अपनाया। फिर एक बिजली की समस्या हमने देखी नोएडा में बहुत थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना प्राइवेट पावर कंपनी को यहाँ लाया जाए। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कि कोई प्राइवेट कंपनी का के पावर प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाई जाए। तो हम लोगों ने किया, तो कलकत्ता के जो गोइंकर्स चलाते हैं वहाँ के पावर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉट पावर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो वो सेलेक्ट हुए फिर बिडिंग के बाद, और उसके बाद उनको दे दिया गया। तो उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनाई, कनेक्शंस किए, पोल्स लगाए। उस समय हमारी शर्त ये जरूर थी कि आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, आप पावर हाउस भी बनाएंगे, एक स्टेशन बनाए नया। उस समय तो मान गए, पर मैंने देखा है कि अभी तक पावर स्टेशन नहीं बना, और वो भी बनना जरूरी है, जैसे इंडिपेंडेंट सप्लाई भी रहे। पर डिस्ट्रीब्यूशन से काफी लोग संतुष्ट रहे, जो बाद में भी मैं आता रहा ग्रेटर नोएडा में, तो उन्होंने देखा कि जब भी कोई गड़बड़ी होती है पावर लाइन में, तो उन्होंने बताया कि वो तुरंत हम टेलीफोन करते हैं तो आ जाते हैं सब लोग लाइन्स में अच्छी। तो ये एक नई सोच। और हम जी सर, ये एक सवाल, जी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि 34 साल में आप ग्रेटर नोएडा को कहाँ देख रहे हैं अब? जो आपने सोचा, ये जो जो हम लोगों ने कल्पना की थी, ये सोच, उससे कहीं आगे इसका विकास हो गया है, कहीं ज्यादा डेवलप हो गया। इंडस्ट्रियल, देखिए इंडस्ट्रीज तो आई हैं, और एजुकेशन हब है, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस ये जो खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स, इसमें सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि इसकी होती है कि यहाँ पर इस पर बहुत विकास। ठीक है सर, जी मैं नहीं रोक रहा हूँ सर आपको, मैं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट रोक रहा हूँ, बाकी पैनलिस्ट पे भी थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, फिर मैं इस पे आप पे दोबारा आऊंगा। जी बैरागी जी, ये तो ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण की और ग्रेटर नोएडा शहर की यात्रा है जो योगेंद्र सर ने बताई। लेकिन आज बड़ी बात यह रही कि जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है वो अपना ही स्थापना दिवस भूल गया, जबकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। इस बात को आपने भी लिखा, हमने भी लिखा, और इसको प्रमुखता से उठाया भी है, और उसके बाद लगभग सभी लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसको क्या देखा जाना चाहिए? विशेष बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि कभी स्थापना दिवस का समारोह ना हो, लेकिन अधिकारियों को ये पता ही ना हो कि वो जिस अथॉरिटी को चला रहे हैं उसका आज स्थापना दिवस है। और ये कोई 100 साल पुराना प्राधिकरण नहीं है कि इसे लोग जो हैं वो स्मृतियों से परे चला गया है। इसे तो 33 वर्ष हुए हैं। आपको मैं संशोधित कर दूं कि 33 वर्ष पूरे हुए हैं, आज 34वां जन्मदिन है। हाँ, तो 33 वर्ष हुए हैं, और इन 33 वर्षों में ये जो योगेंद्र सर ने बहुत तफसील से बताया है,
तो ये जो इसकी विकास यात्रा है और इसके जो भी मुखिया रहे हैं, वो योगेंद्र सर के बाद भी जितने लोग रहे हैं, किसी को थोड़ा बहुत हम कम और ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन सभी की भावनाएं इस शहर को बहुत अच्छा बनाने की रही हैं। और इसका जो टोटल हम देखते हैं, मुझे बल्कि कई बार ये लगता है कि यदि इसे ऊपर से देखा जाए, हेलीकॉप्टर वगैरह से या सैटेलाइट से देखा जाए, तो ये एक सुदर्शन चक्र जैसा नजर आता है। जो इसकी सड़कें हैं, योगेंद्र सर मुझसे सहमत होंगे, इसकी कोई सड़क सीधी नहीं है। इसकी सारी सड़कें घुमावदार हैं, ऐसे जैसे चक्र होता है उसमें, या हम कह सकते हैं किसी फूल की जो कलियां होती हैं, वो इस तरह से है ये शहर। और इसको बनाने में बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने। और नोएडा इसके सामने था। दरअसल ये जो ग्रेटर नोएडा हुआ, उधर गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, उधर रेवाड़ी, ये सब दिल्ली के सैटेलाइट सिटी हैं। मुझे याद आता है RN त्रिवेदी साहब थे यहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर आए थे नोएडा अथॉरिटी के। उन्होंने कहा कि इन शहरों के बसाने का मतलब केवल यही नहीं था कि औद्योगिक शहर ही होंगे, ये दिल्ली की क्राउड को भी कम करेंगे। दिल्ली में जो क्राउड बढ़ रहा है, उसके लिए ये सैटेलाइट सिटी के तौर पर विकसित हो रहे हैं, और वहां जो भीड़ आ रही है वो इन शहरों में शिफ्ट हो जाएगी। उसको इन शहरों ने बखूबी, और हमने कोरोना काल के दौरान देखा कि दिल्ली की बहुत बड़ी एक आबादी जिसमें भी क्षमता थी, वो दिल्ली छोड़कर ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहरों में शिफ्ट हुई है, क्योंकि वहां मतलब सांस लेने को हवा नहीं मिल रही थी, रहने को जो धूप और वो चाहिए, वातावरण चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। तो इन शहरों में आए, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि शहर कितने अच्छे बसे हुए हैं। लेकिन जी ठीक है, मैं यहीं रोक रहा हूं सर आपको। जी, ये जो शहर बस गए हैं, आप शहर निवासी से पूछ लें जो शहर में रह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं इसकी जो रचना है हेलीकॉप्टर से सुदर्शन चक्र की कलियों की तरह है, मगर मुझे लग रहा है कि वो जो घुमावदार के हैं उसमें बेचारे निवासी जो हैं खा गए हैं, घूम घूम के अपने जीवन का संघर्ष चक्कर खा गए हैं। मैं दीपांकर जी को ला रहा हूँ। दीपांकर जी, ये जो शहर की घुमावदार सड़कें हैं, इसने आपको बहुत दुखी किया है, खासतौर पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट तो का पूरा। बिल्कुल आशु जी, सबसे पहले तो योगेंद्र सर आपको बहुत बहुत बधाई एवं सभी पैनलिस्ट को कि भाई आपने इतना बढ़िया शहर एक सोच रखी थी कि 34 साल पहले जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं होता है ना कि जो एक शहर बसता है तो उसमें सब कुछ अधिकारी बाद में जो आए, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से नहीं किया, जिसके कारण आज पिछले 10-12 सालों से एक तो घर खरीदार तो पीड़ित हैं ही, अब जो लोग निवासी रह गए वो बेसिक सुविधाओं के लिए मुहताज हैं, चाहे वो सड़क पर चलने में असुविधा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो या अन्य सुविधाओं की हो। जहां तक आशु जी ने आज बोला कि भाई सड़क घुमावदार सड़क की बात, बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है कि भाई जब कम आबादी थी तब तक तो ये घुमावदार सड़कें ठीक थी, परंतु जिस हिसाब से बाद में इसकी प्लानिंग में चेंज किया गया और एक छोटे से जगह में इतनी ज्यादा जनसंख्या का घनत्व बसा दिया गया, उस हिसाब से ये घुमावदार सड़कें उसको झेल नहीं पा रही हैं। दूसरी चीज, जो सर्विस लेन आप अगर देखेंगे गोल चक्कर है, गोल चक्कर में जो सड़कों का कनेक्शन होना चाहिए वो सही तरीके से मुझे लगता है कहीं न कहीं इंजीनियरिंग की कुछ खामियां हैं, जिसके चलते आए दिन जो है सो सुबह और शाम खास करके ट्रैफिक की समस्या भी हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार निवेदन भी करते रहते हैं प्राधिकरण को। आप जानते हैं प्राधिकरण के अधिकारी किस तरह से सुनते हैं और किस तरह का बर्ताव करते हैं। फिलहाल तो मैं इस आपकी टिप्पणी पे यही कहना चाहूंगा। ठीक है, अब मैं पारुल चौधरी जी को ला रहा हूं। पारुल जी, आप यहाँ की स्थानीय निवासी भी रही हैं और एडवोकेट भी हैं और अब सोशल वर्कर भी हैं और आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। ये जो सारी बातें हैं, योगेंद्र जी ने बताया कि हमने इसे ग्रेटर नोएडा को ऐसे बसाया था, रानी के साथ बसाया था। राजेश जी ने बताया कि ये एक सैटेलाइट सिटी हमने बनाया था, और दीपांकर जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बाद में प्लानिंग चेंज हुई, 2007 की बात कर रहे हैं, वो जब पॉलिटिशियन इसमें कूद गए और इसमें जो है डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, तो अब जो
आपके एंड पे आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक मुद्दा तो ये भी है कि आज प्राधिकरण जो भूल गया है, तो क्या इतना काम हो गया है या इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं या इतने ज्यादा प्रेशर है कि यही याद नहीं रहा कि हमारा जन्मदिन भी है आज? आपकी आवाज म्यूट हो रही है। स्पीकर को अनम्यूट कर लें। हेलो, स्पीकर तो मुझे लगता नहीं कि इनका वो हो रखा है कि वो ऑन है। हैंड्स फ्री निकाल दीजिए फिर आप, अगर कनेक्ट नहीं है तो। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं, पहले आ रही थी आपकी आवाज जब स्टार्टिंग अनम्यूट में थी, अब नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आप इसको ठीक करिए 1 मिनट, जब तक मैं इस मुद्दे को योगेंद्र सर के पास लाता हूँ। योगेंद्र सर, ये जो एक बाद में जो प्लानिंग के बाद एकदम खास तौर पे जो ये वेस्ट को इन्होंने पूरा शहर बना दिया इंडस्ट्रियल को, और जो इसको लेकर जो अभी पानकर जी कह रहे हैं कि जो सड़कें बनाई थी वो अच्छी तो बनाई थी, मगर जो लोगों की पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि अब वो उसका दबाव नहीं झेल पा रही है, और जाम लगता है तो पुलिस ये करती है कि वो जो गोल चक्कर इसकी मेन खूबसूरती थे वो बंद कर दिया जाता है हर जगह। देखिए, ये मुझे जैसे अभी बताया कि गोल सड़कें जो हैं ऊपर से गोल-गोल लगती हैं या डिफरेंट लगती हैं। असली में जो बाद में जो प्लानिंग हुई, ये जैसे आप वेस्ट ग्रेटर नोएडा की कह रहे हैं, ये हमें स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से के या एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास जाना चाहिए था कि उसका समावेश कैसे किया जाए। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कमर्शियल एरियाज आपने बढ़ा दिए, शॉपिंग सेंटर्स बढ़ा दिए, तो उसमें कैसे समावेश किया जाए उस पुरानी प्लानिंग के अनुसार और उसके उसी लाइंस पर, तो वो शायद नहीं हुआ है। उसमें जो चेंज हुआ है वो स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण ने ही अपने आर्किटेक्ट को करवा लिया है। तो शायद इसमें ये खामी रह गई है। परंतु अब भी मैं तो जब जाता हूँ ग्रेटर नोएडा, क्योंकि मैं तो नोएडा में रहता हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मैंने वो सड़कें देखी हैं उस समय की कि कासना जाने में और सूरजपुर जाने में क्या दिक्कतें थी। तो आई एम श्योर नहीं, सड़कें चौड़ी हैं। हाँ, सड़कें चौड़ी हैं, मगर रात को सुबह ऑफिस जाते हुए और रात को ऑफिस से आते हुए ये पूरा किसान चौक जाम होता है, एकदम पैक होता है। इसकी प्लानिंग की जा सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि ये देखिए, जब भी शहर इवॉल्व होते हैं, बढ़ते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, व्यवसाय बढ़ते हैं, तो किस तरह ट्रैफिक जैम्स अवॉइड किए जाएं, यू टर्न्स देकर या लाइट्स, इलेक्ट्रिकल लाइट्स देकर किस तरह किया जाए, ये पॉसिबल है। ट्रैफिक प्लानिंग जो आई थिंक जो जिसका जिक्र है कि ट्रैफिक की प्लानिंग फिर से सोचनी चाहिए में, क्योंकि ये मैं इस बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। और देखिए, अब आपने नए MOU साइन किए हैं, जो आपका जो इन्वेस्टर समिट था नोएडा में, उसमें अब नए उद्योग आएंगे, तो उसमें और पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इसलिए एक्सपेंशन ऑफ ग्रेटर नोएडा, या जैसे नया एक नोएडा बन रहा है आपके, प्लान ये भी हुआ ना दादरी की तरफ नोएडा नया शहर, उसमें शायद समावेश हो जाए। तो मतलब देखिए, जब भी शहर या कोई भी संस्था बढ़ती है तो नई समस्याएं आती, नए चैलेंजेस आते, तो उसको प्लान करके विचार करके आप एक नई सोच के अनुसार उसमें संशोधन करें। दैट इज ऑल। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोलेबल है या
इसको ठीक नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। सीरियसली इसको ठीक बोर्ड में ले जाएं, इसको करें, यही मेरी राय है। ठीक है सर, ठीक है सर। पारुल जी, आपका ऑडियो ठीक हुआ है क्या? हेलो, नहीं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक उसको ना वो करिए, आप थोड़ा सा हैंड्स फ्री हटा दीजिए, बिना उसके आगे। हाँ दीपांकर जी, आप कुछ सर कह मैं रहे थे? यही कहना चाह रहा था कि जैसा कि सर बता रहे थे कि अगर जैम लगता है तो यू टर्न बना के या बाकी चीज करके, यू टर्न तो सर एक तात्कालिक समाधान हो सकता है। कभी कभी मुझे यही लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप अभी अगर देखेंगे कि किसान चौक पे एक अंडरपास प्रपोज्ड हुआ है, मतलब हम हमारे अथॉरिटी के महान अधिकारी वो किस तरह से प्लानिंग करके उसका जीता जागता प्रमाण देंगे कि जो फ्लाईओवर्स है या फिर अंडरपास है वो 130 मीटर पे है। मतलब आप नोएडा सेक्टर 52 से आगे बढ़िए, वहां पे देखिए, वहां पे अंडरपास है, उसके बाद परथला ब्रिज बना, और यहाँ पे ये सूरजपुर की साइड से 60 मीटर रोड पे बना रहे हैं। तो मतलब जब नोएडा की तरफ से ट्रैफिक आएगा तो वो आगे फिर से किसान चौक पे फंसेगा ही फंसेगा। मतलब जिस जगह पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रही है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है सो उसके परपेंडिकुलर दूसरी तरफ से आ रही है ट्रैफिक, वहां पे आप काम कर रहे हैं। तो और ये चीज जब हमारे पास कोविड का समय था, उस समय 2 साल बिल्कुल ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। इन 2-3 सालों में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, मतलब आए दिन इतनी समस्या होती है और वो मतलब कुछ कर ही नहीं रही है। रेड लाइट सर, गोल गोल सर, सहमत हो गए योगेंद्र सर कि जब गोल चक्कर होता है वो बहुत ही जब कम आबादी होती है उसके लिए होता है। अब इनको रेड लाइट लाना चाहिए था। रेड लाइट के लिए क्या यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ही नहीं होती है सर? तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। मुझे कभी-कभी यही लगता है कि भाई अधिकारी करना क्या चाहते हैं? काम करने की तनख्वाह लेते हैं या ना करने की तनख्वाह लेते हैं? ओके, बैरागी जी। जी जी हाँ, बैरागी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, बैरागी जी, ये जो एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा अंतर है कि जो प्लानिंग में, जैसे योगेंद्र सर कह रहे हैं कि हमने ये सब बनाया, लेकिन आज 33 साल बाद जो लोग हैं वो उसमें अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं। देखिए आप अभी कुछ मैं फिंगर इसलिए भी कह उठा रहा रहे थे, था रेस कर रहे थे। कि ग्रेटर नोएडा की बात नोएडा को समझे बगैर पूरी नहीं हो जी। सकती है। नोएडा का हाँ, जो गठन हुआ या स्थापना हुई थी वो दरअसल एक एकीकृत औद्योगिक शहर के रूप में हुई थी, और ये शहर, इसका नाम भी न्यू जी, जी, ओखला औद्योगिक शहर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो इसकी स्थापना में छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को लगाया गया था जो फरीदाबाद और गुड़गांव की बड़ी इंडस्ट्री को एंसिलरीज के रूप में सहायता करती। लेकिन सन जी। 93 के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अधिकारियों के लेवल पर ये माना गया कि अब हम खुद बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, और छोटी छोटी इंडस्ट्री वो दुकान टाइप हो गई थी, और उनमें दूसरे काम शुरू हो गए जिनके लिए वो दिए गए थे वो भी बंद हो गए, मतलब वो खत्म होकर उनको एक तरह से दुकान का रूप दे दिया गया। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई, फिर यूफ्लेक्स और दूसरी कंपनियां, आईटी सेक्टर की कंपनियां आई। वक्त भी बदल गया, चीजें बदल जाती हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तो उसके बाद शुरू हुआ है। बेशक उसकी स्थापना 91 में हुई, लेकिन उसका जो स्वरूप आना शुरू हुआ तो वो तो 93 के बाद ही आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर एंसिलरीज की बात ही नहीं थी, यहाँ बड़ी इंडस्ट्री आनी थी। बड़ी इंडस्ट्री के रूप में यहाँ जी। होंडा जो कार्स है वो थी, और डीसीएम डेवू पहले से थी, एस्कॉर्ट पहले से थी। कुछ छोटी छोटी कंपनी यूपीएसआईडीसी के सेक्टरों में के क्लस्टर्स में थी। उनकी वजह से ये शहर अपने आप जी, जी। में मतलब इंडस्ट्रियल भी हो गया। और इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जो लोग भी इस इंडस्ट्रियल औद्योगिक शहर में जो लोग भी काम करने आएंगे, जो लोग उसके लिए किसी भी रूप में सपोर्ट करेंगे, उन सबके रहने की व्यवस्था भी यही होगी। लेकिन हमने देखा कि किसी पार्टी विशेष का नाम ना लेते हुए कि कुछ दलों की सरकारों ने यहाँ पर इसको पूरी तरह इंडस्ट्री भूल गए। हम पिछले 10 साल जो हैं वो इंडस्ट्री को भूले रहे। हमने केवल इसको, क्योंकि उसमें पैसे बन रहे थे, पैसे का फायदा हो रहा था, इसलिए आवासीय प्लॉटों की योजना खत्म कर दी गई। उसकी जगह
हाई राइज बिल्डिंगें, ग्रुप हाउसिंग और इन सब में लग गए, उनके बिल्डर्स को बड़े बड़े प्लॉट दे दिए गए, कुछ पर डेवलप भी नहीं हुए, और उससे एक असामान्य विकास शुरू हो गया इन दोनों ही शहरों का, नोएडा का भी, ग्रेटर नोएडा का भी, जिसके लिए शहर बने ही नहीं थे उस तरह का। हालांकि हाई राइज बिल्डिंगें या ग्रुप हाउसिंग जो है वो बसावट का एक बेहतरीन तरीका है कि ज्यादा लोगों को कम जगह में बसाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता कितनी थी? नहीं, यहाँ जी मैं बैरागी जी रोक रहा हूँ। यहाँ जो दीपांकर जी का जो सवाल है, प्रश्न है, वो बेसिकली ये है कि प्लानिंग और जब बनाया गया था तब तो ये बहुत अच्छा था। ये जब बीच में जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ और इसका जो अपना था उसको चेंज करके अपने हितों को लागू कर दिया गया, लेकिन अब जो परेशानी है लोगों की वो ये है कि प्लानिंग के तौर पे, जैसे सर भी कह रहे थे, योगेंद्र सर, कि ये बाद की सड़कें जो हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से नहीं बनी, ये खुद ही बना दी गई। तो क्या अब अधिकारी लेवल पे प्राधिकरण में ये हो गया है कि कुछ भी फैसला होता है उसकी ऐसी कर देते हैं कि लो भाई ये कर दो, जहां से दबाव आया, जहां से भीड़ आई, जहां से आर्किटेक्ट और प्लानिंग नहीं है, अब एक जुगाड़ प्लानिंग है यहाँ, कि जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा जुगाड़ फिट कर रहा है। यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है इस समय, आप सुन लीजिए जरा सा। हालांकि दीपांकर जी का एक विरोध मैं खारिज करता हूं कि जो 60 मीटर वाले पर जो अंडरपास बनाने की बात है वही उचित है। वो जो नदी है उधर, उससे वहां से अंडरपास आ ही नहीं सकता है उतना लंबा, और उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक नोएडा से आता है। 60 मीटर वाले पे ट्रैफिक कम है तो अंडरपास उसी पर ठीक रहेगा। लेकिन ये जो रोटरी वाली जो व्यवस्था है, गोल चक्करों वाली जो व्यवस्था है, ये उस समय की थी जब टमटम चलती थी, जब ऑटो चलते थे, रिक्शा वो मैनुअल रिक्शा चलता था। आज के टाइम में ये गोल चक्कर एकदम से अप्रासंगिक हो गए किसी भी शहर के लिए। जहां भी अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा ट्रैफिक है, वहां के लिए गोल चक्कर अब है ही नहीं। इनकी बजाय यू टर्न और स्लिप रोड बनाने चाहिए इनको, ताकि जो लोग सीधे जाने वाले हैं वो स्लिप रोड से निकल जाएं, जो वापस जाने वाले हैं वो यू टर्न से घूम जाएं। उस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। गोल चक्करों को तो समाप्त कर देना चाहिए। इनको हम क्यों ढो रहे हैं? मतलब लुटियन के कॉन्सेप्ट को 250 साल बाद ढोने की क्या आवश्यकता है? मैं एक बार पारुल जी को ला रहा हूँ। अभी आप बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। आप नहीं तो आप कहते कि यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज बाधी। मेरे फोन ने मुझे धोखा दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब तो अब जो सृजनहार होता है, जिसने प्लानिंग की, जिसने उस बीज को बोया, वही उसके जो कहते हैं ना, अंकुरण जब होता है उसके समय को याद रखता है, उसे सींचता है। आज की स्थिति ये हो गई है कि ये इस टाइम धनवंतरी की तरह एक घड़ा हो गया है उन अधिकारियों के लिए कि अथॉरिटी है, वहां से हमें पैसे कमाने हैं, कुछ वक्त यहाँ रहना है और चले जाना है। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस क्षेत्र के लिए हमें नहीं लेने, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ना कोई दूसरे के भविष्य के लिए सोच रहा है, ना वो यहाँ पे जो 125 गांव है उन्हें हमें विकसित करना है, उन्हें उस स्टेज में पहुंचाना है कि शहरीकरण लगे, कि वास्तव में हमने एक स्मार्ट सिटी बना दिया। तो जो इस सोच के साथ अधिकारी आते हैं वो उसी तरह का कार्य करते हैं। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि इस टाइम सब अपनी टेम्परेरी व्यवस्थाओं पे आ रहे हैं। जो सृजनकार थे आज वो पीछे बैठे हैं और वो बताते हैं इस चीज का उन्होंने सृजन कैसे किया। अब मैं यहाँ देख रही हूँ, पॉलिटिक्स तो सबसे महज हिस्सा है यहाँ के विकास का। विकास हुआ नहीं, आगे की भी संभावना नहीं, सिर्फ एक चीज है जो होल्डिंग्स में देखती आ रही हूँ, प्राधिकरण का काम है एक सरकार विशेष के लिए सिर्फ होल्डिंग्स लगाना, जो मैंने अब 2 सालों में देखा है। आप देख लीजिए, कहीं भी आप देखिए, काम अथॉरिटी कर रही है और होल्डिंग्स वो हमारे क्या नाम, जो भी इस टाइम विधायक हों या जो भी हमारे इस टाइम सीएम है, उनके बारे में प्रचार पूरा चलता रहेगा। तो यहाँ पे दिखावे का काम हो रहा है। इस वजह से आप आम जनता को
ज्यादा दिक्कत हो रही है। चाहे वो आप ट्रैफिक की ले लीजिए, पॉल्यूशन की ले लीजिए, यहाँ पे इतनी फैक्ट्री हो गई कि पॉल्यूशन का लेवल हमेशा हाई रहता है, पर अब उससे कोई भी सोचने वाला इस वक्त है नहीं, क्योंकि मैंने चर्चा होती सुनी नहीं है यहाँ पे पॉल्यूशन के ऊपर, जबकि हम सब सफर कर रहे हैं आज के वक्त में बीमारियों। जी 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 मैं आपने बड़ा अच्छा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया पारुल जी, और मैं इसका आंसर योगेंद्र सर से लेना चाहूंगा। योगेंद्र जी, ये एक लोगों का अब परसेप्शन बन गया है कि जो आप जैसे अधिकारी थे, या जो आपके समय यहाँ पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों को स्वतंत्रता थी, या जो आपके लेवल का अनुभव था, वो आज के अधिकारियों में मिसिंग है। और वो जो बात कह रही है, वो ये कह रही है कि अधिकारी को भी पता है कि मैं साल भर के लिए आऊंगा या 6 महीने के लिए आऊंगा, तो उनका शहर से जुड़ाव नहीं है। जो ये आज पॉइंट है, उनको पता ही नहीं है, 6 महीने में कुछ भी नहीं करी गई कि हमारा स्थापना दिवस कब होता है, कौन सी चीजें होती हैं। तो क्या ये चीजिंग हो रही है ग्रेटर नोएडा या नोएडा जैसे शहर में? सरकारों का प्रेशर ज्यादा? देखिए, सरकारों का प्रेशर हम लोगों के समय कम था। ये मैं लोगों के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, वो हम लोगों को काफी छूट देता था कि क्योंकि आप नई चीज स्थापित कर रहे हैं, आप अपने विवेक के अनुसार करिए। इस समय प्रेशर रहता है, हम डिनाई नहीं कर सकते इसको। गवर्नमेंट प्रेशर बहुत रहता है, और sometimes politics overtakes expert advice. Politics overtakes expert advice. परंतु ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर अधिकारी चाहे तो वो काम नहीं कर सकता। एक तरीके होते हैं अलग अलग, कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल दबाव आया भी है या रोक रहा है, तो किस तरह उस दबाव को आप पॉजिटिव वे में टर्न कर दें, मोड़ दे दें, ये सिविल सर्वेंट की एक खूबी रहनी चाहिए। और ये कहना कि भाई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया हम नहीं करेंगे, आप समझाइए पॉलिटिशियन को, आप उनसे बात करिए। आप अब जैसे अगर सिटीजन्स फोरम कोई है, तो वहां पर जो कंसर्न पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको उनके साथ बैठक करवाइए, सिटीजन्स के साथ। हमारा जो एक प्रजातंत्र में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सिटीजन्स की, एनजीओस की, उसको थोड़ा एनजीओस को अपने आप भी, सिटीजन्स फोरम्स भी अपने आप को, उनको आगे आना चाहिए, प्रेशर उनको भी लगाना चाहिए, प्रेस को भी लगाना चाहिए, मीडिया को भी लगाना चाहिए। आजकल हमारे कंट्री में प्रेस बहुत पावरफुल है, मीडिया बहुत पावरफुल है। सिटीजन्स के अगर फोरम बन जाए, इफेक्टिव हो जाएं, तो वो काफी हद तक परिवर्तित भी कर सकते हैं निर्णय। तो थोड़े हमारे जो नागरिक हैं यहाँ के, ग्रेटर नोएडा के, उनको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, उनको भी जोर डालना पड़ेगा। जो ठीक समझते हैं वो कि किस तरह प्रेशर डालें पॉलिटिशियंस के ऊपर, और मीडिया भी के सहयोग के साथ वो करें, तो जरूर मेरी राय में जो होनी चाहिए चीजें वो हो जाएंगी। हमें हाथ पर हाथ रखकर ये कहना कि सिविल जो अधिकारी हैं वो कुछ कर नहीं सकते, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर इच्छा शक्ति है तो हो जाता है। अगर आपका टारगेट है, कुछ मन में आपने बना रखा है, तो हो सकता है। That is what I'm saying. जी 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 मैं कहना चाहूंगा सर, आप जो कह रहे थे कि यहाँ के सिटीजन्स, सर हम सिटीजन्स पिछले 10-12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तब जाके ही हमें कुछ मिलता है। अभी आप रजिस्ट्री, एक छोटी सी चीज में ज्यादा समय नहीं लूंगा, रजिस्ट्री का ही आंदोलन हम लोगों ने हर रविवार को 1 साल तक चलाया। अमिताभ कांत केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की, उसमें जाके हम लोगों ने अपने रिकमेंडेशन दिए, परंतु जो स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया, आप देखिए कि उसमें जो एक्चुअल में पीड़ित थे वो सारे के सारे गायब हो गए, उनको कोई फायदा ही नहीं मिला। अब उसमें क्या है कि जो बकाया है, बकाया का 25% पहले, टोटल बकाया का 25% जमा करें। अगर मान लीजिए किसी बिल्डर के पास 100 करोड़ ये है, उसका 25 करोड़ उसको जमा करना पड़ेगा, फिर 7 दिन के अंदर में उसकी फाइल जमा होगी और बाकी चीजें होगी। तो पॉलिसी तो बनती है, मगर पॉलिसी बनाने समय ये नहीं ध्यान रखा जाता है कि भाई किस तरह से हम उसको एक्चुअल में फायदा देना है।
प्राधिकरण जो है सो सिर्फ अपना फायदा देखती है, निवासियों का हम लोग लगातार दबाव बनाते रहते हैं, तब तो जाके ये थोड़ी बहुत काम होती है। अगर नहीं दबाव बनाए तो पता नहीं क्या होगा। मेट्रो को ही देख लीजिए सर, मेट्रो कब कहा जाना चाहिए था, तो मेट्रो कहाँ लेके गई है, बिल्कुल है नहीं। तो आप सर ये जो कह रहे हैं कि भाई निवासी दबाव नहीं बनाते हैं या नहीं बनाना चाहिए, हम लोग लगातार बनाते हैं, तब जाके थोड़ी बहुत काम हो रहे हैं। सही है, ठीक है। मैं बैरागी जी ये जो इनकी समस्या है दीपांकर जी की, और जो योगेंद्र जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मान तो रहे हैं कि अब वैसी स्वतंत्रता नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, और अधिकारी भी चूंकि अब 6-6 महीना 1-1 साल, मतलब ग्रेटर नोएडा में तो कम से कम हम अगर पीछे 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो कोविड के बाद तो बैक टू बैक बहुत 6-6 महीने के अंतर पे सीईओ चेंज हुए हैं, और अधिकांश कर्मचारी अब संविदा पे हैं, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है परफॉर्मेंस पे। आपने ये नहीं बताया कि हम कुछ दिन बगैर सीओ के भी रहे हैं, सीओ था ही नहीं। मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। उधार के सीईओ थे 6 महीने हम लोग। तो ये जो है नोएडा से लिए हुए थे हमने, कई महीने तक गेम नहीं थे, कई महीने तक तो गेम थे ये प्राधिकरणों की का गठन जिस एक्ट के तहत हुआ है उसमें इन प्राधिकरणों का सीईओ वो खुदा तो नहीं है पर लगभग खुदा जैसा। हाँ, लगभग खुदा जैसा, कम भी नहीं है। और यदि वो चेयरमैन भी है तो फिर वो बिल्कुल मतलब खुदा ही है। लेकिन शायद योगेंद्र सर मुझे क्षमा करेंगे और मुझसे सहमत होंगे कि जब अधिकारी व्यापारी हो जाए तो उस समय ना उसकी इच्छा शक्ति चलती है और ना वो किसी का कल्याण के बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। ऐसा मैं पिछले 10-15 वर्षों से देख रहा हूं कि अधिकारियों ने एक रवैया अख्तियार कर लिया है कि केवल वही काम करेंगे जिसमें उनका आका खुश है और जिसमें उनका लाभ है। इससे उन सब प्लानिंग और विकास और कल्याण और किसी क्षेत्र का एक के लोगों को राहत देने की बात खत्म हो गई है। इसलिए दीपांकर जी जैसे लोग और बाकी जो नागरिक समूह हैं, वो, मैं ये नहीं कहता कि नागरिक समूह भी ईमानदार हैं, नागरिक समूह भी बेईमान है। उनके भी अपने, उनके नेताओं के, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो अधिकारियों से अपने निजी लाभ के लिए जाते हैं, इसलिए अधिकारी भी उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन लोग निराश हो गए हैं इस व्यवस्था से। अगर आप देखेंगे तो वहां पर जाकर उन्हें ये लगता ही नहीं है कि वो सीईओ से मिल लेंगे या चेयरमैन से मिल लेंगे या जीएम से मिलेंगे और उनकी समस्या हल हो जाएगी। उन्हें लगता है कि शायद कृपा हो जाएगी। ये जो भाव आ गया है, और मैं तो इनसे जो मौजूदा सीईओ हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, इनसे मेरा पहले मुलाकात में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने आप को मतलब परिचय वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने कहा था कि इस अथॉरिटी में जो काम ना करने का कल्चर विकसित हुआ उसे कैसे खत्म करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक जरा सी घटना बता, अरे कि किसी क्लस्टर में 8 प्लॉट लगने थे। अथॉरिटी के पास जगह थी मान लीजिए 800 गज, पर प्लॉट जो थे वो 120 मीटर के थे, तो 960 गज 12×96 में 960 गज जगह चाहिए थी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने क्या किया कि सारे प्लॉटों को 100 गज का लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि कैसे काम को टाला जा रहा है, कैसे उलझाया जा रहा है। केवल प्लॉट के साइज को कम किया जा सकता है कॉर्नर पर जाकर, या वो बढ़ सकता है। योगेंद्र सर इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि आप कॉर्नर पर जाकर जो जगह अगर कम पड़ती है तो कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। वो भी 10% का उसमें प्रोजेक्ट को अधिकार है, उससे अधिक का अधिकार फिर वहां सीईओ रेशियो के लेवल पर होता है। उन्होंने सारे प्लॉट अपनी मर्जी से मतलब छोटे करके और लीज प्लान बनाकर जारी कर दिया। अब 8 लोग जो हैं वो प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं कि मेरा प्लॉट कम क्यों कर दिया, मैंने पैसे पूरे दे रखे हैं, मेरा जो है। तो इस तरह से
ये जो उलझाव वाली स्थिति है, पिछले 5-6 वर्षों में तो इस प्राधिकरण का भट्टा बैठ गया है बिल्कुल, कि इसमें काम ना करने का कल्चर विकसित हुआ है। कमेटियां इतनी बना दी गई कि कमेटी में जो अधिकारी हैं उनको ही पता नहीं है कि मैं किस किस कमेटी में हूं, और उन कमेटियों की कोई बैठक नहीं है, केवल काम को, जिस काम को नहीं करना उसके लिए कमेटी बना दीजिए। ये प्राधिकरण में पिछले दिनों आशु भटनागर जी को भी मालूम है कि शायद 72 कमेटियां थी। मतलब आप, भूषण जी ने बनाई हुई मैं किसी का नाम नहीं, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर प्राधिकरण कमेटियों से चलता है, प्राधिकरण निर्णयों से चलता है, इच्छा शक्ति की बात नहीं है। मैं वापस नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट और ला रहा हूं, लौट रहा हूं कि जब अधिकारी का दृष्टिकोण व्यापारिक हो जाएगा, व्यापारिक का मतलब पेशेवर नहीं है, व्यापारिक का मतलब है लाभ कमाने वाले व्यक्ति के रूप में। पेशेवर व्यक्ति अलग होता है। जो लाभ कमाने वाले व्यक्ति के रूप में जब आ जाएगा अधिकारी, तो आप किसी भी संस्था के भले की कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरा ये कहना जी। ठीक है जी जी। पारुल जी, आपको क्या लगता है कि वाकई प्राधिकरण में अधिकारी इस समय जो है लाभ कमाने के लिए बैठे हुए हैं, या सिर्फ अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या है आपके मतलब इसमें? आप यकीन नहीं करेंगे, सौंदर्यकरण पे सिर्फ फोकस है इस टाइम, उपयोगिता पे फोकस नहीं है। गमले जो हैं वो उन्होंने संख्या में गिने हुए हैं। जैसे ही कोई वहां से मिनिस्ट्री से आएगा, सीधा वो उठा के रख दिए जाएंगे, वापस से लोड हो जाएंगे। मैं सिर्फ यही देख रही, एक पैच है हमारे यहाँ, जब हम दिल्ली परी चौक से दिल्ली के लिए निकलेंगे, कुछ ही दूरी पे 5 किलोमीटर में, वो वहां से वही डिग होता रहेगा, वही बार बार उस पे तारकोल की सड़क बनती रहेगी, फिर से वो खुदेगा, फिर वो बनेगा। तो ये जो हमारा जितना नॉलेज पार्क का एरिया है, इसको मैं तो रोज ही देखती हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरह का चलता रहता है। मींस आप वही टाइलें लगा रहे हो, गोल चक्करों की वापस से वही पुताई करवा रहे हो, जिसमें कि वो सिर्फ मात्र पानी का चूना है, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसको हर रोज कोई ना कोई रंग रहा है, फिर से काला, कभी पीला, कभी नीला, इस तरह ही चल रहा है वो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको गिना रही हूँ, न जाने हजारों कितनी चीजें हो रही हैं। पिंक टॉयलेट्स बने, कितने यूज हो रहे हैं, कितने बंद पड़े, कोई उनको वो करने वाला नहीं है। तो बहुत सारी चीजें रोज हो रही हैं, तो उनके ऊपर पुलिसिंग कौन करेगा? प्राधिकरण है तो उसे ही करना चाहिए। अब हम लोग कहेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं चीज का, बट ये रोज हो रहा है। तो उपयोगिता, नहीं, उसमें बैरागी जी ने एक बात, उसमें बैरागी जी ने एक बात कही, वो बड़ी बात है कि जो नागरिक समूह हैं और जो राजनीतिक दल हैं, इनके सारे नेता प्रॉपर्टी डीलर हैं। हाँ, दे आर सो प्रॉपर्टी डीलर, और वो अधिकारियों के साथ जाकर बैठे हो। लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए ना। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, नहीं तो वो इस मामले को लेकर कभी आवाज उठा ही नहीं पाते। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर तो वैसे ही अपने 50 कामों के लिए जा रहा होता है। एग्जैक्टली। तो जो योगेंद्र सर ने कहा कि नागरिक समूह की भी जिम्मेदारी है, वहां पर भी उनका कहना गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नागरिक समूहों को उतना सशक्त और मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो सब अपने निजी लाभ में फंस जाएंगे तो वो जनता की बात कैसे कर पाएंगे? सर, ऐसे नागरिक समूहों को ठीक है करना चाहिए, अगर कोई भी जो भी है इस तरह, मैं तो ये कहूंगा। दीपान जी, यहाँ खासतौर पे ग्रेटर नोएडा तो इस बात का मारा रहा है कि यहाँ दो ही चीज चल रही है, या तो निगरी या प्रॉपर्टी डीलिंग। नेतागिरी तो है ही नहीं। तो यहाँ कोई नेतागिरी नहीं है, यहाँ कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये बड़ी बंजर भूमि है राजनीति के लिहाज से। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर और दलाल लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, मैं उन्हें नेता ही बोल रहा हूँ। नहीं, वो कोई राजनीति योगेंद्र सर, एक और बड़ी समस्या है जो मुझे इस पूरे क्षेत्र में लगी। जैसे नोएडा जो है, नोएडा का जो सारा क्षेत्र है, जब 2016 में यहाँ पर ग्रामीण जो ग्राम प्रधान वगैरह जो प्रधानी व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई, तो इन सारी अथॉरिटियों में अब जो ग्राम के लोग हैं उनका एक ही इश्यू है कि प्राधिकरण जो है शहर की सड़कें तो सुंदर बना देता है, बहुत बढ़िया है, चौड़ी सड़कें हैं, 6-6 लेन हैं, लेकिन जैसे आप उससे सड़क से नीचे गांव में उतरते हैं
वहां पर आते ही आपको लगता है कि आप जो है पूर्वांचल के किसी बहुत गरीब जगह आ गए हैं, मतलब शो विंडो में नहीं है। या तो वहां माफिया गिरी है, भूमाफिया इकट्ठे हैं, या फिर आदमी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। तो क्या अधिकारियों को कोई प्लानिंग इसके लिए भी लानी पड़ेगी, बड़ी लानी चाहिए? बिल्कुल लानी चाहिए, क्योंकि इन गांवों की ही तो जमीन अधिग्रहित करके ये प्राधिकरण बने हैं। तो एक जिम्मेदारी बनती है प्राधिकरण की, जितने गांव बस रह गए हैं या जो शहर में नहीं बसे, अंदर आए हैं, अंतर्गत आए हैं, उनकी जो डेवलपमेंट और होना चाहिए। इसी बात को लेकर मुझे कभी कभी कलाम साहब की याद आती, जो हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक नई योजना शुरू की थी, कंसेप्ट पूरा कहते थे, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। P प्रोवाइडिंग अर्बन, U अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो ये एक लक्ष्य रहना चाहिए इन प्राधिकरणों को कि जो आपने सुविधाएं दी हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में शहर हैं, वही सुविधाएं गांव में आनी चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि सिटीजन्स फोरम या आपके जो RWAs हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ RWAs हैं, ये प्रेशर डालना चाहिए कि गांव के विकास के लिए एक लेटर से परसेंटेज, यानी 25% जो बजट है प्राधिकरण का, वो गांव के विकास के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये नीति अपना ली जाए तो शायद ये जो समस्या उठी है कि गांव का विकास नहीं हो रहा, वो दूर हो सके। तो इसका क्लियर अलग से एलोकेशन होना चाहिए बजट में। मैं एक पॉइंट रेज कर रहा हूं, जो आपने RWA या इनका जो पूरा का पूरा, इनका भी एक सुपर RWA मान लीजिए, जैसे फोनरवा है नोएडा में, हाँ, कन्फेडरेशन जो है, तो फोनरवा को लेके वर्तमान जो प्राधिकरण है, उन्होंने एक RTI के जवाब नोएडा में कहा कि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये हमारे लिए एक सिंपल NGO है। जैसे फोनरवा को उन्होंने ऑफिस भी दिया हुआ है, सारे काम दिए हुए हैं नोएडा में। तो जब प्राधिकरण के अधिकारी कुछ ऐसा कह देते हैं कि हम किसी AOA या मतलब इनको हम सिर्फ NGO मानते हैं, इनको हम बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप मानते ही नहीं है, तो उससे जो एक प्रेशर की एक भावना है, या जो समाज या सुधार की जो भावना है, उस पर भी असर पड़ता है। ये तो देखिए, सभी प्राधिकरणों को, और प्राधिकरण ही नहीं, जितनी राज्य की संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, अपनी एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, उनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अब इसलिए एक पॉइंट, जो अभी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है कॉन्फ्रा की दिल्ली में, कि लीगल एम्पावरमेंट ऑफ RWAs होना चाहिए। लीगल एम्पावर, कोई कानून बनना चाहिए, इनका क्या स्टेटस है, ये क्या रोल प्ले करेंगे। अगर इस तरह का कुछ बन जाती है, एक लॉ बन जाता है जिसमें ये रिकग्निशन हो RWAs का, तो आगे, हाँ, अगर ये पार्षद की तरह ये रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये वो करेंगे, इनको फंड मिलेगा, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। वही कहा मैंने, एम्पावरमेंट बोथ लीगल एंड फाइनेंशियल होना चाहिए। और हर एक प्राधिकरण को कम से कम 20% जो एलोकेशन है, ये गांव के लिए भी रखना चाहिए। ये भी एक स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार की ओर से आने चाहिए। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 या 4 वर्षों से गांवों के लिए जो जितना बजट इन प्राधिकरणों ने अपने वार्षिक बजट में रखा है, उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। जो अभी ये बहुत दुखद स्थिति है। आधा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात यह है कि गांव ये शहर आने से पहले गांव बहुत अच्छे थे। इस शहर के आने के बाद ये गांव बन गए हैं, जे कॉलोनी बन गए हैं। बिल्कुल। और इनका ना सीवर की निकासी का, ना पानी की निकासी का, ना कोई मकान बनाने का डिजाइन, ना कुछ। अभी ग्रेटर नोएडा के ही एक गांव में एक बिल्डिंग खड़ी है, उसकी वजह से
बड़ी हो गई और उसकी वजह से पड़ोस के मकानों को खतरा हो गया। उस मकान को, उस बिल्डिंग को अथॉरिटी ने सील कर दिया है। और अभी 8 दिन पहले भी सीओ साहब अपने एसीओ साहब को ये निर्देश दे थे कि यार वो ITI दिल्ली से इसको जो है वो ऑडिट करा, का टेक्निकल ऑडिट करा लो। उसकी वजह से रास्ता बंद है, उसकी वजह से आप पड़ोस के मकान में जी रहे हैं, मकान के भय में जी रहे हैं और उस व्यक्ति का मकान बंद पड़ा है। जो बिल्डिंग जो झुक गई है थोड़ी सी, मतलब शायद 8 महीने हो गए हैं इस बात को। तो कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो अब है ही नहीं। मतलब जब से ये अंतर प्राधिकरण कर्मचारियों का स्थानांतरण शुरू हुआ है और सारे कर्मचारियों को, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को उठाकर UP-सीडा में डंप कर दिया गया है और यहाँ पर संविदा के लोग भर्ती किए जा रहे हैं, रिटायर्ड और वृद्ध लोग भर्ती किए जा रहे हैं, वो भी संविदा पर। तो एक प्राधिकरण जैसी बात तो रह ही गई है। अब प्राधिकरण केवल कागज जारी करने वाली एक संस्था रहेगी जिसके अधिकार में ये है कि वो आवंटन जारी करता है, वो मैप जारी करता है, वो CC जारी करता है। इसके अधिकारियों की कमी, और वो अधिकारी भी स्थायी नहीं है। तो इसलिए वहां इन प्राधिकरणों की जो स्ट्रेंथ थी वो उनके कर्मचारियों की थी कि इनमें स्थायी कर्मचारी थे। और वो चूंकि एक स्कूल की तरह हो रहा था कि जो 4th क्लास में वो 5th में आएगा, 6th में आएगा, वो वाली बात खत्म हो गई है। तो जो भी आदमी नया आता है दूसरे क्षेत्र से, उससे क्षेत्र वेश की परिकल्पना की कोई जानकारी नहीं है। वो आते ही यहाँ पर बाबूगिरी करना शुरू कर देता है, जैसे उसे स्थापना दिवस याद नहीं है, उसे इससे ध्यान नहीं रहता कि वह ये प्राधिकरण कभी जन्म भी लिया था, उसका जन्म दिवस कब है। जी, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया राजेश जी। योगेंद्र सर, क्या अब वाकई समय आ गया है कि ये जो अलग अलग प्राधिकरण बना दिए, इनको सबको एक कर दिया जाए? कोई मर्ज का इनका ऑप्शन भी है, क्योंकि जब अधिकारी उतने ही रखने हैं तो इससे तो बेहतर है कि आप नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को, UP-सीडा को, खासतौर पे जो इस एरिया के सारे प्राधिकरण हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में तो एक समस्या ये भी है कि जैसे हम ग्रेटर नोएडा से निकलते हैं तो UP-सीडा साइड 4 आ जाता है। वहां के लोगों की अलग समस्या है, वो ग्रेटर नोएडा में होने के बावजूद ग्रेटर नोएडा के नहीं है। वो ग्रेटर नोएडा मर्ज करने का भी, हाँ, ग्रेटर नोएडा के लिए कलंक है। उसका ना सीवर निकलता है कहीं पर, उसको निकालने की व्यवस्था है, ना उसका कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था है, वो सब ग्रेटर नोएडा में फेंकते हैं। और तो प्राधिकरणों के अधिकारियों का कोई समन्वय नहीं है इस बारे में। बिल्कुल, मैं योगेंद्र सर ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोई ऐसा भी क्लॉज है जिसमें इन प्राधिकरणों को रीस्ट्रक्चर किया जाए? क्योंकि जैसे अभी एक इंटीग्रेटेड ग्रेटर नोएडा बनाया जा रहा है, एक नई सिटी ग्रेटर नोएडा का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है उसको, और नोएडा का न्यू नोएडा बनाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटे छोटे क्लस्टर बनाते जाएंगे और बाद में उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है? तो क्या एक रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना को लेकर, और UP-सीडा का जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है? देखिए, समन्वय तो इसके बिना मर्जर के भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो चेयरमैन रहते हैं इन दो अथॉरिटीज के, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के, ये तो चेयरमैन तो कॉमन है। जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो कॉमन चेयरमैन है इसके। और अगर वो तीनों मीटिंग्स, तीनों अथॉरिटीज की मीटिंग अटेंड करते हैं तो समन्वय आ सकता है। वो एक साथ भी मीटिंग कर सकते हैं सबकी, सब अथॉरिटीज की, CEOs की, और कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल इवन इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। कोई जरूरी नहीं है कि मर्ज करके कोऑर्डिनेशन लाया जाए। और ये इस अगर हम चाहें तो चेयरमैन साहब तीनों CEOs को बुला के, तीनों के जो जनरल मैनेजर्स हैं, उन सब की मीटिंग करके एक जॉइंट प्लानिंग एंड जॉइंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मर्ज करें उनको। मेरी राय तो मर्जर के नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, बट हैव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, देखिए अब हम लोगों ने जो आज अभी तक बात की है, खामियां हैं प्राधिकरणों में, अब हमें इस पर भी डिस्कशन करना चाहिए कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इन जो प्रॉब्लम्स अभी हाईलाइट किए हम लोगों ने, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए।
आई थिंक अब ये स्टेज आ गया है कि सॉल्यूशंस पर भी बात करें हम। ये तो आ गया है, सब खामियां हैं, बुराइयां हैं, नहीं बिल्कुल, सब हैं। जी 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 जी, व्हाट अबाउट द फ्यूचर? हाउ डू वी प्लान द फ्यूचर? ये भी तो कुछ हम की तरफ से या सिटीजन्स की तरफ से या मीडिया की तरफ से वो सुझाव आने चाहिए कि किस तरह आगे की प्लानिंग, इस सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। लेट अस बी आल्सो पॉजिटिव कि क्या सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। एंड वी हम लोग का अगला डिस्कशन कभी ये होना चाहिए कि व्हाट इज द वे टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो समस्याएं हैं इनका कैसे क्या हल निकल सकता है। मेरी तो ये राय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जी जी बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हमें इस पे भी डिस्कशन, कमियां तो हैं ही, किस तरह से हम उसका समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी इस पे लेकिन जी जी जी, लेकिन एक बात है कि कोई भी चीज जब तक हम इनिशियल से स्टार्ट नहीं करते तब तक वो पूरी नहीं होती। और अभी हम कमियों तक हम आए हैं, और बिल्कुल मैं सहमत हूं योगेंद्र नारायण जी से कि हमको इसके बाद एक एपिसोड इस पर भी करना चाहिए कि जो आगे समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। और मैं वादा करता हूं कि हम इस पर जल्दी ही योगेंद्र सर को लेकर और बाकी लोगों को लेकर एक बिल्कुल परिचर्चा रखेंगे कि जो ये हाई राइज की समस्याएं हैं और जो इनके समाधान है उनको कैसे किया जाए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। भले ही आज का प्रश्न, आज का मुद्दा ये रहा कि हमारे साथ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है इसमें लोग अपना जन्म स्थापना दिवस भूल गए, और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं उन पे हम लोगों ने बहुत डिटेल से बातें की हैं। और हो सकता है इन बातों को करने से कहीं ना कहीं कुछ समाधान की ओर भी लोग बढ़े, और हम लोग भी सोचेंगे अपने अगले किसी परिचर्चा में कि इनके समाधानों पर भी चर्चा करें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर कोई आपको राय देनी है तो वो हमें नीचे जरूर दीजिएगा। आप हमारे कार्यक्रम को लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर दीजिएगा। मैं अपने सभी गेस्ट का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।